तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज होती है। क्या देखा था हम लोगों ने? एक एटम था, एटम का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो भी न्यूक्लियस में है। ठीक है, ये मानते हुए कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला पड़ा है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन दोनों का जो सेंटर है ना, कॉमन सेंटर, वो एक ही जगह पर है। लेकिन जब ऐसे एटम को दो चार्ज प्लेट्स के बीच में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो अपना समय ज़्यादातर पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्पेंड करेंगे। अपना टाइम जब वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो धीरे धीरे चलेंगे, और जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे तो तेज़ी से आएंगे, ऐसे तेज़ी से आ जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर स्लो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, वो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ बिताएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव की तरफ कम टाइम स्पेंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो जाएंगे और हमारा एटम हो जाएगा पोलराइज, पोल्स में बट जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी दो प्लेट्स हैं। सिर्फ एक एटम की बात कर लेते हैं, तो बिना फील्ड के तो पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है। या यूं कह लो कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, नेगेटिव चार्ज सेंटर ओवरलैप, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर ओवरलैप। पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर ओवरलैप करता है। ठीक है, एक जगह एक दोनों के एक ही जगह पर रहता है। लेकिन जब ऐसे एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमारा एटम ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा या चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा एटम पोलराइज हो गया। ठीक है, ये तो हमने एक एटम की बात करी। अगर पूरा मटेरियल हो, पूरा मटेरियल, तो देखो ये वही दोनों प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, और ये है हमारा वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, बैड कंडक्टिंग मटेरियल, ये है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। और इसकी जो एटम्स है ना वो पोलराइज हो गए। इसके एटम्स पोलराइज होकर के ऐसे हो गए, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और ऐसा पूरे मटेरियल के अंदर हो गया है। पूरे मटेरियल के अंदर ऐसे सभी जो एटम्स हैं वो पोल्स में बट गए हैं। उनका नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो गए हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? एटम्स जो पोलराइज हो गए हैं। एटम्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड। ठीक है, एटम्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक आर हैव गॉट पोलराइज्ड, पोलराइज हो गए हैं। समझ गए? ठीक है, तो यही हमने पढ़ा, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो हमारा डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है। हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जब कोई डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में रखा जाएगा ना, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाएगा,
तो कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, यह हमारा काम है देखना, यही स्टडी करेंगे, इसीलिए हम लोग पोलराइजेशन स्टडी कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पूरा पॉजिटिव और ये पूरे नेगेटिव, ये दोनों नजदीक नजदीक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां पर पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव ने नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, इस पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई भी नहीं है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, मैं दोबारा बना देता हूं उसको, ये तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस के ऊपर ही चार्ज बच गया है, यानी ये वाला चार्ज यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला चार्ज यहां दिखाई दे रहा है, बीच में तो कोई चार्ज दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो बीच वाला चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये जो चीज है ना वो ऐसे बन गई, एक अच्छी सी एरो बना देते हैं ऐसे, ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया, पोलराइज होने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके इस सरफेस पर, जो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो सरफेस नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ गए? यानी कि एटम जो था वो पोलराइज हो गया, हमारे डाइलेक्ट्रिक के सभी एटम्स पोलराइज हो गए, पोलराइज होने के बाद केवल सरफेस पे ही चार्ज दिखाई दे रहा है, अंदर का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब इसी चीज को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। समझ गए? इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे। अब क्लियर? अब इसी को लेके चलते हैं, मैं मिटा रहा हूं बाकी चीजों को। तो फिर से देखो, ये हमारी दोनों प्लेट्स, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के इस वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट के पास में है उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ऐसा कहेंगे। नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के पास जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ऐसा कहेंगे। ये तो वही चीज बनाई ना मैंने। अब हम एक नई बात समझने वाले हैं, ध्यान से सुनो। एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दोनों प्लेट्स के बीच में है, उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बल्कि कहो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर वाली मतलब जिसको हमने बैटरी से पैदा किया है। दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करके जो फील्ड बनी है ना, जो हमारे डाइलेक्ट्रिक से पहले भी थी, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? दूसरी वाली, और ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला ना, इसके अंदर भी चार्ज पैदा हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इसकी भी फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये कौन सी फील्ड है? ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। ठीक है? अगर इसका नाम कहो E नॉट, इसको कहोगे E। देखो, बाहर वाली इस तरफ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों इक्वल नहीं है। एक्सटर्नल को मैंने E नॉट लिखा है, इंटरनल को मैंने E लिखा है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है हमें पता नहीं। ठीक है? तो हमने मान लिया कि इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट माइनस E, है ना? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक क्या होगी? E नॉट माइनस E। क्लियर? और इसको मान लो, इसका नाम है E डैश। क्या नाम है इसका? E डैश।
अब इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, उसी से डायरेक्शन मालूम पड़ेगी। हमने ये देखा कि बाहर वाली फील्ड ऐसे, अंदर वाली फील्ड ऐसे, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में है, रिजल्टेंट फील्ड है ई डैश। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। तो याद रखो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था एप्सिलॉन या के, एप्सिलॉन आर या के, वो था फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, था ना फॉर्मूला। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। किसी चार्ज के ऊपर अगर कोई चार्ज है Q और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, एयर में इलेक्ट्रिक कितनी है, इतनी, तो फोर्स Q E नॉट होगा। और मीडियम में उसी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, E डैश कह लो, ठीक है, या E कह लो, E। देखो ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो K या एप्सिलॉन R, Q से Q कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ये फॉर्मूला भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक फॉर्मूला और है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला और है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, मीडियम को मैंने E लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने E लिख दिया वापस से, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। इससे हम क्या साबित करने वाले हैं कि बड़ा कौन है, तो देखो E हो जाएगा E नॉट बाई K। अब K की वैल्यू कैसी होती है, K की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि E हमेशा छोटा होगा E नॉट से। इसका मतलब क्या होगा, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, बड़ा एक्सटर्नल फील्ड हुई, इंटरनल फील्ड छोटी हुई। तो रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट जो आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। लेकिन फील्ड अब क्या हो गई है, फील्ड डिक्रीज कर गई है, ठीक है। अब अगर बहुत सारी बातें मैंने एक साथ बता दी हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इससे कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी। हमें कैपेसिटेंस के ऊपर स्टडी करना है, इसीलिए हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से एक फील्ड, मतलब उसके अंदर जो फील्ड बनी वो थोड़ी कम है, अंदर जो फील्ड है वो थोड़ी कम है। क्यों कम हुई, क्योंकि बाहर की फील्ड की वजह से अंदर एक और फील्ड बनी, उस अंदर वाली फील्ड ने बाहर वाली फील्ड को कुछ कम कर दिया, तो अंदर वाली फील्ड थोड़ी सी कम हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फील्ड कैसी हो गई, कम हो गई। ये वाली बात समझने वाली बात है, इसी को हम यूज करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, ठीक है। ये वाली बात मैं अब जब हम स्टडी करेंगे ना कैपेसिटेंस के बारे में, तब इसको यूज करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के कंपैरिजन में छोटी होती है। समझ गए, समझ गए, यानी दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात तुम्हें समझनी है कि दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ई थी ना, ई नॉट, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक ई नॉट थी वो अब डिक्रीज करके रह गई ई डैश, क्योंकि मीडियम के अंदर एक फील्ड और बनी जिसका नाम है ई। मीडियम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड और बनी जिसका नाम क्या है, ई। समझ गए, क्लियर। तो दो बातें याद रखोगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई दोनों प्लेट्स के बीच में। अब हम देखेंगे कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्लियर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, वो अभी अभी हमने देखा। उसके लिए हमने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पहले भी किया था इसको डिस्कस किया और हमने ये पाया कि
मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाती है। जैसे मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच में फोर्स डिक्रीज कर जाता है, वैसे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाती है। जब फोर्स डिक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसके लिए तुम्हें यही बात समझनी है कि मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है E, वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो अगला टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। So topic is capacitance of a capacitor with dielectric slab। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है? इसीलिए हमने पोलराइजेशन स्टडी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बीच में हमने डाला है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, और हमारे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो है T, ठीक है? हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? T। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ठीक है? और खाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? खाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, ठीक है? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बल्कि ऐसे वाली, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, है ना? क्योंकि यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है? E। समझ गए? हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो हम शुरू करेंगे अपने पुराने फॉर्मूले से, किससे? C इज इक्वल टू Q बाई V वाले फॉर्मूले से शुरू करेंगे, ठीक है? हमारे प्लेट्स का एरिया है A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, A इज एरिया ऑफ द प्लेट्स, और जिनकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इज देयर चार्ज डेंसिटी, ठीक है? तो Q की वैल्यू क्या होगी? Q हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स। रह गई वोल्टेज। अब वोल्टेज देखो इधर, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यह जनरल फॉर्मूला। मतलब हर जगह काम आने वाला, यहां पर नहीं, हर जगह काम आने वाला। यहां पर क्या फर्क है? इस चीज में देखो, यहां पर क्या फर्क है? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो दो टाइप की है। एक तो है E0, कितनी डिस्टेंस में है? E0 तो खाली जगह पर है, यहां पर है इलेक्ट्रिक, तो ये जो E0 है वो खाली जगह पर है, यहां पर खाली जगह पर है। यानी कितनी थिकनेस में है? D तो दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है, और दोनों प्लेट्स और बीच में क्या है? बीच में स्लैब आ गया T थिकनेस का, तो D दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, T आ गया स्लैब, बची हुई क्या होगी? D माइनस T। तो D माइनस T में
इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और बची हुई में क्या है, बची हुई में ई है, बची हुई डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक क्या है, ई, डाइलेक्ट्रिक वाली, समझ गए। और अब देखो ये चीज क्लियर है सभी को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर वाली जो खाली जगह पर है, और खाली जगह हमारी कितनी है, डी माइनस टी, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, वो कितनी थिकनेस में है, टी थिकनेस में है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा ई होता है ई नॉट बाई के, है कि नहीं, अभी भी हमने देखा ई क्या है, ई नॉट बाई के, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इलेक्ट्रिक इन एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। अभी भी हमने देखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। तो इसकी मदद से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ई की जगह ई नॉट बाई के इंटू टी, समझ गए। और इसको लिख लेते हैं क्योंकि ऐसा है सिंस। अब इसमें ई नॉट बाहर निकाल लेते हैं, ई नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। याद रखो ये वोल्टेज है, ये क्या है, ये है वोल्टेज, ये है वोल्टेज, यानी ये, तो हम पुट करते हैं इसको, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो क्लियर, इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं, सिग्मा ए अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन ई नॉट है दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट तो है, ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला तो है ये, ई नॉट बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पुट कर देते हैं सिग्मा ए, ई नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिख रहा है क्लियर, देखो तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया, हमें मिला कैपेसिटी का फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो क्लियर है, देखो फिर से शुरुआत हमने कैसे करी, कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वोल्टेज, वोल्टेज है दोनों प्लेट्स के बीच की वोल्टेज, V क्या है, V है दोनों प्लेट्स के बीच की वोल्टेज, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो वोल्टेज है वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच के डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है ई नॉट खाली जगह पर, और एक है ई मटेरियल के अंदर। तो जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई नॉट में बदल दिया ऐसे, क्योंकि दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे क्या, सो ई नॉट बाई के कॉमन निकाल लिया, ई नॉट, ये आ गया हमारा वोल्टेज, वोल्टेज को पुट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी और सॉल्व करके मिला ये, तो ये आई कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, उससे कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आया। क्लियर है भाई सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। अब इसमें एक स्पेशल केस करेंगे, अभी हम इसमें एक स्पेशल केस करेंगे। देखो क्या स्पेशल केस,
हमें मिला दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से हो जिसकी थिकनेस है T, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, अगर हमारा स्लैब स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस क्या है, अगर स्लैब पूरी तरीके से दोनों प्लेट्स के बीच में फिट हो जाए, ठीक है, इफ स्लैब कंप्लीटली फिट्स बिटवीन द प्लेट्स, अगर स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरीके से फिट हो जाता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, D और T इक्वल है। इसका मतलब क्या है, D और T इक्वल है ना, जब पूरी तरीके से फिट हो जाएगा तो D और D इक्वल हो जाएंगे ना, तो हमारे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, C एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस D, और T की जगह भी D, तो इससे क्या मिला, इससे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D बाई K, या ऐसे लिख लेंगे K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, यानी C आ गया एप्सिलॉन नॉट A K, इसको ऐसे लिख लेते हैं C इज इक्वल टू बाई D। देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, K की वैल्यू, अच्छा ये चीज क्या थी, ये चीज क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, याद रख लो बहुत काम आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या यूं कह लो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो ये वाली जो कैपेसिटी है ना, ये है C नॉट है, C नॉट इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद एयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। समझ गए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई। इसका मतलब अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई बैड कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब इसको देखो, मैं तुम्हें कैसे समझाया था, शुरू में मैं कैसे समझाया था, मैंने शुरू में तुम्हें कहा था कि दो प्लेट्स ली थी हम लोगों ने, दो मेटल की सिल्वर फॉइल ली थी हम लोगों ने, सिल्वर फॉइल जिससे तुम खाना वाना लपेटते हो, है ना, उनकी दो पतले पतले रिबन काट लिए, ऐसे बड़े बड़े रिबन्स काट लिए हम लोगों ने, ऐसे लंबे लंबे रिबन काट लिए, और रिबन को एक दूसरे के बीच में ना, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, ऐसे पैरेलल रख दिया ऐसे, और बीच में लगा दिया एक पेपर, उतना ही थिकनेस का, उतना ही बड़ा एक पेपर ले लिया, तो बीच में फॉइल, फिर पेपर और फिर फॉइल, फॉइल पेपर फॉइल, ठीक है, और तीनों को हमने रोल कर लिया ऐसे, तो वो बन गया एक सिलेंडरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर आ गया ना, तो पेपर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। या कभी कभी दोनों प्लेट्स के बीच में कोई लिक्विड भी डाल देते हैं, कोई ऑयल वगैरह डाल देते हैं, तारकोल भी डाल देते हैं, ठीक है, सॉ डस्ट, लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं, कुछ भी बैड कंडक्टिंग मटेरियल अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डाल दी जाती है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। यही हमने यहाँ पर देखा कि कैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई। जितना बड़ा K होगा यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी होगी। समझ गए? ठीक है, तो स्लैब डालने से कैपेसिटी इंक्रीज कर गई, ये हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करी। सभी को समझ में आई बात? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया कि और एक नया टॉपिक कर सकें हम लोग। इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज, ओके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, बाय।